2004-5 में YMCA से पत्रकारिता की पढ़ाई के दौरान जनसत्ता में इंटर्नशिप का मौका मिला। जनसत्ता के स्थानीय संपादक रहे आदरणीय शिरीष मिश्रा जी के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज सुबह सुबह अचानक खबर मिली कि शिरीष मिश्रा जी अब हम सबके बीच नहीं रहे। अचानक से पुरानी स्मृतियां आंखों के सामने आ गई। सर, आपको विनम्र श्रद्धांजलि, बलराम सिंह। तो इस तरह से इन पोस्टों से क्या कुछ समझ में आता है कि आपकी चीजों को राष्ट्रीय मंच देना, क्योंकि आरजेएस का जो मंच है वो आप लोगों के लिए है, आपके लिए है, आपके द्वारा है और आपका ही है। इसमें कहीं कोई भेदभाव नहीं है और आप अपनी चीजों को भेजते रहिए और हम इसको यहां पर बताते रहें लोगों को। और यहाँ पर केपी मलिक साहब फेसबुक पे जुड़ते हैं और उन्होंने आज एक इसमें आपको ये भी बता दें कि हम लोगों ने कई पोस्ट उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी का पोस्ट साझा किया है। आज हमने केपी मलिक जी जिन्होंने खबर लिखी है कि अंग्रेज फौज को धूल चटाने वाली 2 युवा बहनें, ये इनके गांव की ही कहानी है, लेकिन इन्हें भी नहीं पता थी। लेकिन वेंकैया नायडू जी की जो मुहिम है वो जो है वो लोगों को जागृत कर रही है और फेसबुक पर वेंकैया नायडू का कई बार पोस्ट साझा किया गया है। आज हमने सोचा केपी मलिक साहब ने क्या लिखा है उसके कुछ अंश आप लोगों तक पहुंचाएं। लिखते हैं, मित्रों नमस्कार। इस गौरव गाथा को लिखते हुए अत्यधिक गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं और साथ ही बहुत भावुक होकर उन 2 किशोरियों को याद कर रहा हूं जिन्होंने उस समय अंग्रेजों को घुटनों पर लाकर अपना लोहा मनवाया। मैं खुद हैरत में हूं कि इतनी बड़ी घटना मेरे अपने क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुई और अधिकतर लोग इस घटना से अनभिज्ञ हैं। आज मैं उन 12 और 14 वर्षीय 2 किशोरियों को याद नम आंखों से सोचता हूं कि क्या ये मेरी छोटी बहनें होंगी, मेरी बड़ी बहन होंगी, मेरी बुआ मौसी होंगी, दादी होंगी, मेरी नानी होंगी, क्या कहें इनको, क्योंकि बड़ौत में मेरा नानका है। आज मेरी बेटी की उम्र मात्र 15 साल है, वे तो इससे भी छोटी रही होंगी। लखनऊ तक जाकर अंग्रेजों को मारना, इस घटना को आप क्या कहेंगे? मेरी तो समझ से परे है। मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति माननीय वेंकैया नायडू जी का हार्दिक धन्यवाद करते हुए उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज के इस इतिहास को लोगों के सामने रखा। इस स्वर्णिम ऐतिहासिक घटना की याद ताजा करने के लिए मैं उनका अत्यधिक आभारी हूं। साथ ही अपने समाज के लोगों से कहना चाहूंगा कि इस पोस्ट को पढ़ें और आप भी गौरवान्वित महसूस करें और याद करें उन योद्धाओं को जिन्होंने खून की नदियां बहाकर इस अमूल्य आजादी को अंग्रेजों से छीना है, जिसका आज हम उसकी 4थी और 5वीं पीढ़ी आनंद ले रहे हैं। क्या हमें उनके इस बलिदान को व्यर्थ जाने देना चाहिए? क्योंकि आज जिस प्रकार से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी चल रहा है, आगे बहुत कुछ उन्होंने लिखा है। लेकिन आइए सीधा विषय पर आते हैं। केपी मलिक साहब का ये पोस्ट है और वो लिखते हैं, अंग्रेजी फौज को धूल चटाने वाली बड़ौत की 2 युवा बहनें। केपी मलिक। उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने अपने फेसबुक पेज में पश्चिम उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत की वीरांगना योद्धा 2 युवा बहनों शिव देवी तोमर और जय देवी तोमर के विषय में लिखकर यहां के लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा है कि 2022 में देश और आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। जैसे जैसे हम इस अवसर के नजदीक पहुंच रहे हैं, आइए हम अपने स्वाधीनता आंदोलन का नए सिरे से अध्ययन करें। अंग्रेजी शासन के खिलाफ स्वाधीनता संघर्ष के अनकहे नायक नायिकाओं, उनके अदम्य शौर्य के बारे में जानें। नायडू साहब लिखते हैं, कहते हैं कि इसी क्रम में मैं अपनी फेसबुक श्रृंखला में आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़ौत की 16 वर्षीय वीरांगना शिव देवी तोमर और उनकी छोटी बहन जय देवी तोमर की पावन स्मृति में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इन छोटी 2 बहनों के, जो कि 1857 के अंग्रेजी सेना के दमन का प्रतिशोध लेने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 10 मई 1857 को हिंदुस्तानी सैनिकों ने मेरठ कैंट में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। शीघ्र ही इस विद्रोह की आग आसपास के गांवों शहरों तक में फैल गई। बड़ौत के शाहमहल जाट ने इलाके पर घेरा डाल दिया और खुद मुख्तार आज़ादी घोषित कर दी थी। कहा जाता है कि 18 जुलाई 1857 को अंग्रेज फौज बड़ौत पहुंची और भयंकर हमला कर दिया। भीषण युद्ध में शाहमल जाट ने अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब दिया, परंतु वो वीरगति को प्राप्त हुए। बताते हैं कि इस भीषण हमले में अंग्रेजों ने क्रूरता की सभी हदें पार कर दी थी। अनुमान है कि 30 स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया और पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी गई थी। गांव को बुरी तरह से लूटा गया, तबाह और बर्बाद कर दिया गया था। कहा यह भी जाता है कि अंग्रेजों ने गांव का रसद पानी बंद कर दिया। अनाज, जानवरों, फसलों और संपत्ति पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। नायडू साहब आगे कहते हैं, 16 वर्षीय शिव देवी तोमर ने अपनी आंखों के सामने अपने परिवार एवं अन्य गांव वालों पर ये भीषण अत्याचार देखे।
मैं तो भावुक हो गया इन बातों को कहते हुए। प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक थी। वो और उनकी मित्र किशन देवी ने क्षेत्र के कुछ नौजवानों को एकत्र किया। बदला लेने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बड़ौत में तैनात अंग्रेजी टुकड़ी पर जोरदार हमला किया। अचानक हुए आक्रमण से अंग्रेज सैनिक घबरा कर भागे। विभिन्न स्रोतों से अनुसार हमले का नेतृत्व शिवदेवी तोमर ने स्वयं किया और कई अंग्रेज सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। बेहतर हथियार होने के बावजूद अंग्रेज सैनिक हमले का सामना न कर सके। शिवदेवी तोमर की टुकड़ी का हमला इतना तेज था कि अंग्रेज बड़ौत छोड़कर भाग खड़े हुए। कहा जाता है कि हमले में शिवदेवी तोमर स्वयं गंभीर रूप से घायल हो गईं। जब गांव वाले उनके घावों का उपचार कर रहे थे तभी अंग्रेज टुकड़ी वापस लौटी और उसने उस घायल युवा वीरांगना पर एक के बाद कई गोलियां दाग दी। युवा वीरांगना ने मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए शहादत का वर्ण किया और अपना सर्वस्व देश पर न्यौछावर कर दिया। शिवदेवी तोमर की शहादत व्यर्थ नहीं गई। कहा जाता है कि उनकी 14 वर्षीय छोटी बहन जयदेवी तोमर ने अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। उन्होंने गांव के युवाओं को ललकारा और अगल बगल के गांवों के, बड़ा ही भावुक मामला है। अगर इसे दिल से लेंगे आप तो आपको लगेगा कि हमारे देश को आजाद करने के लिए इन वीरांगनाओं ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, अपनी जान दे दी, बलिदान हो गए और आज देश आजाद है। आज इस देश को सकारात्मक बनाने की इसलिए जरूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की, ताकि इन सब वीरांगनाओं की कहानी हमारे युवा वर्ग तक पहुंचे और वो भी समझे कि जहां देश भी कोई चीज है और देश के लिए लोग जान भी देते हैं, तिरंगे की रक्षा करने के लिए हमारे केवल सिपाही और सेना के सैनिक ही नहीं, हर भारतीय को एक देशभक्ति चाहिए, इसकी जरूरत भी है। तो शॉर्ट में ये कहना चाहेंगे कि शिवदेवी तोमर की शहादत व्यर्थ नहीं गई और कहा जाता है कि उनकी 14 वर्षीय छोटी बहन जयदेवी तोमर ने अपनी बहन की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। उन्होंने गांव के युवाओं को ललकारा और अगल बगल के गांवों के युवाओं का दल बनाकर लखनऊ तक अंग्रेज टुकड़ी का पीछा किया। रास्ते में उन्होंने मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, इटावा की जनता को भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए ललकारा। लखनऊ पहुंचने पर यह दल कई दिनों तक बिना किसी रसद, बिना किसी सहायता के अंग्रेज टुकड़ी की तलाश में भटकता रहा। अंततः उन्हें वो अंग्रेज सैनिक टुकड़ी मिल ही गई। कहा जाता है कि जयदेवी तोमर ने अपनी तलवार से टुकड़ी के अंग्रेज अधिकारी का सर कर्म कर दिया। शेष दल ने अंग्रेज सैनिकों पर हमला किया। जिस बंगले में अंग्रेज ठहरे हुए थे उसे आग लगा दी गई। इस संघर्ष में स्वयं जयदेवी तोमर को वीरगति प्राप्त हुई। बाद में स्थानीय नागरिकों ने लखनऊ में सम्मानपूर्वक उनकी अंत्येष्टि की। याद रहे कि सुदूर गांवों के ऐसे अनकहे युवा वीर और वीरांगनाओं के विलक्षण शौर्य प्रसंगों के बिना हमारा इतिहास अधूरा है। वेंकैया नायडू साहब कहते हैं कि बहरहाल आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हमें अवसर देती है कि हम ऐसे अनजान, अनकहे और स्वाधीनता सेनानियों की पावन स्मृति को श्रद्धांजलि अर्पित करें। स्वतंत्र भारत की हर पीढ़ी की आज़ादी इन्हीं वीरों के संघर्षों और बलिदानों की विरासत है। जरूरी है कि हर आने वाली पीढ़ी को इन कहे वीरों के महान बलिदानों और शौर्य गाथा से परिचित कराया जाए। हमारी इतिहास की पुस्तकों में उनके त्याग की गाथाओं को सम्मिलित कर कृतज्ञतापूर्वक सम्मानित किया जाना चाहिए, वो माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने कहा। और ये लेख जो है वो अखबार में छपा और वो केपी मलिक साहब के सौजन्य से हमारे पास पहुंचा। दैनिक भास्कर में ये केपी मलिक साहब का ये आलेख छपा है, आप देख लीजिए। ये दोनों बहनों की तस्वीरें हैं। केपी मलिक साहब यहाँ पर हैं। दैनिक भास्कर की कहानी है, विचार पेज पर यह कहानी लगी हुई है। तो इस तरह की देशभक्ति की कहानी जो है राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम 5 साल से हम लोग करते आ रहे हैं और उसी के अंतर्गत जो है ये फेसबुक लाइव किया जा रहा है और इन चीज़ों को आप तक पहुंचाया जा रहा है। वहीं पर कल राहुल जी जुड़े थे, इंदौर से जुड़े हैं, आरजेएस फैमिली में हैं और उन्होंने कहा था साइमन कमीशन का जो विरोध किया गया था उसका दिवस 30 अक्टूबर माना जाता है। 30 अक्टूबर 1924 का दिन था। संवैधानिक सुधारों की समीक्षा और रपट तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा। पूरे भारत में साइमन गो बैक के रंगभेदी नारे गूंज रहे थे। इस कमीशन के सारे ही सदस्य गोरे थे, एक भी भारतीय नहीं था और यही विरोध करने का कारण बना। लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन का नेतृत्व शेरे पंजाब लाला लाजपत राय ने किया। नौजवान भारत सभा के क्रांतिकारियों ने साइमन विरोधी सभा एवं प्रदर्शन पर प्रबंध संभाला। जहां से कमीशन के सदस्यों को निकलना था वहां भीड़ ज्यादा थी। लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट ने लाठीचार्ज का आदेश दे दिया और उप अधीक्षक सैंडर्स जनता पर टूट पड़ा। भगत सिंह और उनके साथियों ने यह अत्याचार देखा किंतु लालाजी शांत रहने को कहे। लाहौर का आकाश ब्रिटिश सरकार विरोधी नारों से गूंज रहा था।
कह रहे थे साइमन गो बैक, साइमन गो बैक, और प्रदर्शनकारियों के सिर फूट रहे थे। इतने में स्कॉट स्वयं लाठी से लाला लाजपत राय को निर्दयता से पीटने लगा और गंभीर रूप से घायल कर दिया। अंत में उन्होंने जनसभा में सिंह गर्जना की, मेरे शरीर पर जो लाठियां बरसाई गई हैं वे भारत में ब्रिटिश शासन के कफन की अंतिम कील साबित होगी, ये लाला लाजपत राय साहब ने कहा। 18 दिन बाद 17 नवंबर 1928 को यही लाठियां लाला लाजपत राय की शहादत का कारण बन गई। देश के लिए लाला लाजपत राय 17 नवंबर 1928 को शहीद हो गए। भगत सिंह और उनके मित्र क्रांतिकारियों की दृष्टि में यह राष्ट्र का अपमान था, क्योंकि लाला लाजपत राय जिस कॉलेज में पढ़ाते थे उसमें शहीद आजम भगत सिंह छात्र थे, और यही एक रिश्ता था गुरु और शिष्य का। देशभक्ति ने उन दोनों के बीच एक रिश्ते को मजबूत किया, और भगत सिंह और उनके मित्र क्रांतिकारियों की दृष्टि में ये जो राष्ट्र का अपमान था उसका प्रतिशोध केवल खून के बदले खून के सिद्धांत से लिया जा सकता है। 10 दिसंबर 1928 की रात को निर्णायक फैसले हुए। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, जयगोपाल, दुर्गा भाभी आदि एकत्रित हुए। भगत सिंह ने कहा कि उसे मेरे हाथों से मरना चाहिए। आजाद, राजगुरु, सुखदेव और जयगोपाल सहित भगत सिंह को ये काम सौंपा गया और बखूबी उन्होंने अंजाम भी दिया। काकोरी षड्यंत्र, काकोरी कांड जो हुआ, और इस तरह से अंग्रेजों को भागने पर मजबूर करने वाले भगत सिंह और उनके साथियों को भी सलाम, नमन है, वंदन है। इस तरह से नई पीढ़ी को भी इस देश के प्रति प्यार जगाने के लिए इन सब चीजों को बताना जरूरी है। आइए अब साहित्य की चर्चा कर लेते हैं। श्रीलाल शुक्ल जी, श्रीलाल शुक्ल जी के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 28 अक्टूबर को इनका जन्मदिन, लेकिन राग दरबारी में जिस तरह से इन्होंने इनके जो उपन्यास को किस तरह से दिखाया गया वो आज के युवाओं को समझने की जरूरत है। विख्यात साहित्यकार थे और उन्होंने राग दरबारी ही नहीं बल्कि मकान, सुनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव और अज्ञातवास जैसे उपन्यासों सहित एक नया हित उपदेश, स्वामी से भी ज्यादा स्वामी भक्त, निर्धन पड़ोसी की कथा, गिरफ्तारी आदि कहानियों में लोगों के आर्थिक शोषण का व्यंग्यात्मक चित्रण किया है। तो इस तरह के जो उपन्यास हैं वो कहीं ना कहीं हमें दिशा देते हैं, और ये चीज़ें नई पीढ़ी को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए, और उस तरफ अपने महापुरुषों को भी याद करना चाहिए। यहाँ पर आपको एक बार फिर जी हाँ, ये सब छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यादों में रहते हैं, उसे हमें ताज़ा रखना चाहिए। और क्योंकि हम लोग अगर भूल गए तो फिर कुछ बचेगा नहीं, और इसलिए देशभक्त की बातें भी हम लोग करते हैं। और 31 अक्टूबर को जन्मे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में आपने सुना भी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। और 31 अक्टूबर को नरेंद्र देव जी का जन्मदिन 1879 में भारत के प्रसिद्ध विद्वान और समाजवादी विचारक, शिक्षा शास्त्री और देशभक्त थे नरेंद्र देव जी। और नरोदम शिनॉक कंबोडिया के राजा थे, उनका भी 31 अक्टूबर 1922 को जन्मदिन। ओमान चांडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिक और केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, 31 अक्टूबर 1943 को जन्मदिन। जी माधवन नायर भारतीय वैज्ञानिक और इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष, 1943 को 31 अक्टूबर को जन्मदिन। सर्बानंद सोनोवाल असम के 14वें मुख्यमंत्री और भारत की 16वीं लोकसभा के सांसद हैं, उनका 31 अक्टूबर 1962 को जन्मदिन। सचिन देव बर्मन, SD बर्मन, बांग्ला और हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार और गायक जो हैं, पुण्यतिथि। और इंदिरा गांधी के बारे में आप लोगों ने सुना, भारत की चौथी प्रधानमंत्री, 1984 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि, बलिदान दिवस। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं। नरेंद्र देव जी के बारे में भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र देव जी अपने आप में बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, आचार्य नरेंद्र देव जी, और इनकी जयंती को हम लोग नमन करें।
ये डाक टिकट जारी किया गया था। 131वीं जयंती है 31 अक्टूबर। और नरेंद्र देव जी सीतापुर में उस समय के जाने माने वकील बलदेव प्रसाद के घर जन्मे और बचपन में नरेंद्र देव जी का नाम था अविनाशी लाल। नरेंद्र देव जी बाल्यकाल से ही स्वामी रामतीर्थ मदन मोहन मालवीय के संपर्क में आए थे और जिनके विचारों का प्रभाव उनके बाल मस्तिष्क पर घर कर गया था। पारिवारिक जन चाहते थे कि वे अपना पैतृक व्यवसाय वकालत का अपनाएं। सन 1915 से 1920 तक उन्होंने फैजाबाद न्यायालय में वकालत भी की, लेकिन उन्हें इसमें रुचि नहीं थी। संस्कृत से एमए करने के बाद वे काशी विद्यापीठ में आचार्य बन गए और यहीं से आचार्य शब्द उनके नाम के आगे जुड़ गया। बाद में काशी विद्यापीठ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय तथा लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर रहकर भी उन्होंने शिक्षाविद के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में कई आदर्श स्थापित किए। उन्होंने सदैव शिक्षा के सामाजिकरण की बात कही, आचार्य नरेंद्र देव की हिंदी एवं संस्कृत के अलावा अंग्रेजी, फारसी, पाली आदि भाषाओं में अच्छी पकड़ थी। स्वतंत्रता आंदोलन में वे कई बार जेल गए। काशी विद्यापीठ के आचार्य के रूप में उन्होंने शिक्षकों के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व भी किया। 1930 के नमक सत्याग्रह, 1932 के सविनय अवज्ञा, 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के कारण वे कई बार जेल गए। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्हें मुंबई में गिरफ्तार किया गया और 1942 से 1945 तक वे पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ अहमदनगर किले में कैद रहे। बताते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने जिले में उनके साथ रहकर उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखते हुए अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का भी उनसे संशोधन करवाया। वे ताउम्र समाजवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने एवं सतत प्रयत्नशील रहे। भारत की धरती के अनुरूप उन्होंने कार्ल मार्क्स के समाजवादी दर्शन को अप्रासंगिक बताते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद की विचारधारा का सूत्रपात किया। 19 फरवरी 1956 को आचार्य नरेंद्र देव जी का निधन हो गया। तो इस तरह से हम लोग आचार्य नरेंद्र देव जी के जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो उन्होंने सहयोग किया इस देश को आज़ाद कराने में, और न वकालत नहीं बल्कि वकालत का उन्होंने देश हित में उपयोग किया। और अब आइए वाल्मीकि जी की 31 अक्टूबर शनिवार को वाल्मीकि जयंती मनाई जाएगी और हर साल आश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को वाल्मीकि जयंती मनाई जाती है। तो वाल्मीकि जी को हम लोग आज याद करें, जिन्होंने की रामायण की रचना की संस्कृत में। तुलसीदास जी ने बाद में अवधी भाषा में रामचरितमानस उपलब्ध कराया, महाकाव्य। तो वाल्मीकि जयंती महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है और वाल्मीकि महर्षि को रामायण के रचयिता के तौर पे जाना जाता है। एक घटना के जिक्र करते हुए वाल्मीकि जी को बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि नदी तट पर क्रौंच पक्षियों के जोड़े को प्रणय करते हुए देख रहे थे। तभी एक शिकारी ने तीर से क्रौंच नर को मार दिया। इससे महर्षि वाल्मीकि काफी व्याकुल हो गए और उनके मुख से शाप निकल पड़ा। मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वतः समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यानी जिस दुष्ट शिकारी ने प्रेम में लिप्त पक्षी का वध किया है उसे कभी चैन नहीं मिलेगा। ये शाप दिया महर्षि वाल्मीकि ने, और शाप देने के बाद महर्षि सोच में पड़ गए कि आखिर मुख से ये कौन से शब्द निकल गए। उनको उसका अर्थ नहीं पता था, लेकिन उन्होंने संस्कृत में ये श्लोक कह दिया। तब नारद मुनि आए और उनकी व्याकुलता को समाप्त किया और नारद मुनि ने कहा कि ये आपका पहला श्लोक है जिससे अब आप रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करेंगे। इसके बाद महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की। ये सब किंवदंतियां हैं और वो भी चीज़ें आनी चाहिए जनता के सामने। जब माता सीता को भगवान राम ने त्याग दिया था तब माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी और वहीं पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। लव कुश के जन्म के बाद महर्षि वाल्मीकि ने ही उनका लालन पालन किया और शिक्षा दीक्षा दी। इन्हीं अस्त्र शस्त्र में निपुण और वीर बालकों लव और कुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ को रोक दिया था। तो इस तरह की शिक्षा दीक्षा जो है गुरुकुल में मिला करती थी। लव कुश को मिली, महर्षि वाल्मीकि ने दिया और महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की जो संस्कृत में है। तो इस तरह के महापुरुषों को याद करने से हमारी जो पीढ़ी है वो उनके आदर्श को अपनाएगी और इतना बड़ा गहन अध्ययन करके रामायण जैसी महाकाव्य की रचना कैसे कर लेते थे लोग, यानी कि अपनी मेहनत से उन्होंने इन चीज़ों को यहाँ तक पहुँचाया, हम लोगों तक पहुँचाया, और इन लोगों को हम लोगों को याद रखना चाहिए। इसीलिए हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं
आप जानते हैं कि पूर्वजों और महापुरुषों के सम्मान में बनेगा नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत भवन आरजेएस फैमिली, और यह खबर द्वारका परिचय द्वारा आज उपलब्ध हुआ है। यह राष्ट्रीय वेबिनार हुआ था 27 अक्टूबर को, और उसकी खबर जो है वो बहुत सारे समाचार पत्रों और पोर्टल पे खबर लगी है, लेकिन आज ये खबर आई है द्वारका परिचय की खबर। पॉजिटिव मीडिया है द्वारका परिचय। पॉजिटिव मीडिया हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दे रहे सभी मीडिया को हम लोग पॉजिटिव मीडिया का दर्जा दिए, उन्हें हम लोगों ने सर्टिफिकेट भी मुहैया कराया। तो इस तरह से आप लोग भी सकारात्मक हैं। अगर आप फेसबुक लाइव में आ रहे हैं तो आप लोग भी सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, और इन चीज़ों को प्रमोट करना, इसको शेयर करना, इसको आगे बढ़ाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और इस जिम्मेदारी का निर्वहन जो लोग भी कर रहे हैं उनको नमन है, वंदन है। राष्ट्रीय वेबिनार की चर्चा चल रही थी तो ये पोस्ट मिल गया है, तो आपको ये रूबरू करा देते हैं। ये राष्ट्रीय वेबिनार में कई राज्यों के लोग जुड़े थे, और वहीं पर आरजेएस सकारात्मक भारत भवन की घोषणा हुई, और जिलेवार देश भर में सहायता केंद्र जो आरजेएस फैमिली रहती है, तो उनके बच्चे अगर बाहर रहते हैं तो किस तरह से उन तक सहायता हम लोग के लिए क्या कर सकते हैं, उन बूढ़े बुजुर्गों माता पिताओं के लिए। तो उस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन की जो है वो कल्पना की गई। वहीं पर ये खबर भी जो आई थी और उसको भी रूबरू करा देते हैं। ये सकारात्मक भारत आंदोलन के अंतर्गत वेबिनार किया गया था। पूर्वजों और महापुरुषों के सम्मान में बनेगा नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत भवन आरजेएस फैमिली। ये फोर्थ जर्नी ऑफ एक्सप्रेस की खबर, फोर्थ पॉइंट की खबर, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की ये खबर है। और वहीं पर आप ये देखिए, ये खबर है संज्ञान न्यूज़ की। संज्ञान न्यूज़ के बाद भी खबरें हैं, आपको अगर बताना चाहें तो ये खबर है दर्पण टाइम्स की। ये दर्पण टाइम्स की खबर है, और वहीं पर सोशल मीडिया टाइम्स की ये खबर है। तो तमाम ये पॉजिटिव मीडिया जो है वो खबरों को दे रहे हैं। यहाँ खबर संसार पोर्टल पे ये लगी है, आप देखिए, ये ब्लॉग पे लगी है, संज्ञान न्यूज़ की लगी है, और ये ब्लॉग स्पॉट एचडीआर डिस्क की है, हिंदुस्तान स्तंभ की ये खबर है। तो इस तरह से ये खबरें जो हैं आप लोगों तक पहुंचाकर, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन बिना मीडिया के नहीं हो सकता है, क्योंकि मीडिया जब सहयोग करता है तो वो दूर तक आवाज़ जाती है। तो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, और अब समय आ चुका है कि अब इसको समाप्त किया जाए। तब तक आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे लगेगा। तो आप लोगों ने अपने जो विचार व्यक्त किए हैं उस पर भी एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं। राहुल जी जुड़े थे, बिंदा जी जुड़ी, आकांक्षा जी और पारसारथी थपलियाल साहब, सूरज गहलोत जी, दिलीप झा जी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता हैं। रमन कोहली जी, एसएस डोगरा जी भी जुड़े। आप वंदे मातरम लिख रहे हैं, जय हिंद लिख रहे हैं, और आप एसएस डोगरा साहब भी आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता हैं। तो डोगरा जी ये बताना चाहेंगे कि जो राष्ट्रीय सम्मान के जिनके नाम पे दादाजी या अपने पूर्वजों के स्मृति में किया गया है, तो उस पर हम लोग 1 नवंबर को 10:50 से चर्चा करेंगे उन महापुरुषों के बारे में जिनके आप लोगों ने अपनी पसंद के महापुरुष को चुना है। चंचल श्रद्धानंद जी जय हिंद, आरजे अशोक कुमार शर्मा जी जय हिंद, देवेंद्र सिंह तोमर जी जय हिंद, सतीश दुबे जी जय हिंद, और अनिरुद्ध महतो जी जय हिंद। वंदे मातरम आप लिखते हैं। यासीन मलिक जी जय हिंद, अजय शेखर प्रकाश जी जय हिंद, अमरेंद्र कुमार मिश्रा जी आरजेएस स्टार हैं, ये बिहार से जुड़े हैं, पत्रकार और कवि भी हैं जी। संजय परिहार जी जय हिंद, बहुत ही अच्छा संजय परिहार जी ने भेजा है जय हिंद। और मुझे लगता है कि ये शायद ताजमहल की शायद फोटो हो सकती है, मेरे हिसाब से वैसा लग रहा है। वैसे आपने अच्छा जय हिंद लिखा है। और विनय सिंह जी जय हिंद, विक्रम गोस्वामी जी जर्नलिस्ट जय हिंद। तो इस तरह से 30 अक्टूबर का फेसबुक लाइव समाप्त करने की अब अनुमति दीजिए, और इस समाप्ति पे आप लोगों को आरजेएस की सकारात्मक सॉन्ग सुनाते हुए और फिर कल आप लोगों के साथ 8 बजे सायं 8 बजे रूबरू होने की कोशिश होगी। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि 1 नवंबर को संडे को सायं 8 बजे फेसबुक लाइव नहीं होगा, क्योंकि उस दिन 10:50 सुबह से 1 बजे तक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है। क्योंकि यहां पर आप अपने पोस्ट कर सकते हैं, हम आपका नाम ले लेते हैं, फिर ये आपके विचार यूट्यूब पे चले जाते हैं। लेकिन
आपने अगर प्रांजल श्रीवास्तव जी आरजेएस स्टार हैं, जय हिंद। संज्ञान न्यूज और संज्ञान दृष्टि आपने जो देखी खबर, ये वो प्रांजल श्रीवास्तव जी संपादक हैं, तो जय हिंद प्रांजल जी। तो कह रहा था कि 1 नवंबर को राष्ट्रीय वेबिनार होगा 10:50 से ऑनवर्ड्स, और उस दिन फेसबुक लाइव नहीं होगा सायं 8 बजे, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार फेसबुक लाइव पर जो रेगुलर जुड़ रहे हैं तो वो जुड़ते हैं, तो उस दिन नहीं होगा। ये जानकारी हम ग्रुप में भी दे रहे हैं, फेसबुक पे भी लिख रहे हैं, और आप लोगों तक ये जानकारी दे दी गई है। अब ज़्यादा समय न लेते हुए आप लोग अपने विचारों को कॉपी पेस्ट यहाँ कर सकें तो ये बेहतर होगा। मैं लगातार आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि आपके विचार यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से जाने चाहिए। पर्पस सॉल्व हो जाएगा जब आपके विचार इसमें आएंगे, क्योंकि आप कभी कभी इसको अपने घर वालों को सुनाइए, घर वालों को प्रेरित कीजिए, क्योंकि ये चीज़ें, क्योंकि आपने देखा उपराष्ट्रपति, माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने जो पोस्ट किया है उसको केपी मलिक साहब ने अपने अखबार में शामिल किया है। तो ये जो मुहिम है उपराष्ट्रपति साहब का कि अनाम जो देशभक्त हैं उनको वो लाइमलाइट में लाते हैं, हम लोगों का फर्ज होता है कि उन चीज़ों को और अपने नेटवर्क द्वारा आगे बढ़ाएं। आप कोई सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, हफ्ते में कर रहे हैं, महीने में कर रहे हैं, कुछ ना कुछ आदमी अच्छा कार्य करता है, उसको छुपाइए नहीं, उसको छापिए, उसको आप यहां सामने लाइए, उस पर चर्चा की जाए कि आपने क्या किया। जैसे आपने शादी एक संदेश जसवीर सिंह जस्सी जी का आपने देखा होगा, तो वो एक पत्रकार की पोटली लेकर आते हैं, उसको साझा किया गया और उन्होंने भी देखा, फेसबुक, ये प्रोग्राम फेसबुक पे देखा उन्होंने, और फिर उन्होंने अपने नेटवर्क पे इसी चीज को अपना अंश जो है काट कर वहां कर दिया। तो ऐसा ही करने की जरूरत है। ये फेसबुक लाइव आपका है, आपके लिए है, और आपके द्वारा ही चलना चाहिए, आपके विचारों के द्वारा ये चलना चाहिए। ये एक बड़ा ही अनूठा आंदोलन है, सकारात्मक भारत आंदोलन। पहली बार देश में अगर किसी ने चलाया है तो आप इस चीज को मान जाइए कि राम जानकी संस्थान आरजेएस ने चलाया है। पश्चिम बंगाल की संस्था तपतिल दाती आदिवासी प्रकटन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र के सचिव सोमेन कोले लगातार 5 सालों तक समर्थन देते रहे हैं, कोलकाता से इस कार्यक्रम में अपने परिवार के साथ आते रहे हैं। आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने इसको बहुत मार्गदर्शन किया है, लगातार साथ जुड़े रहे हैं जब से ये शुरू हुआ। और आज आप लोगों ने अजमेर सिंह खरब जी को देखा होगा, जो संडे मन्ना गुरुकुल जो 7 महीने तक चला था, और उसमें वो अपने पोते के साथ आया करते थे, और आरजेएस के कई कार्यक्रमों में। आज ही पता चला कि मार्च में उनका निधन हो गया। ये अफसोस की बात है कि हम लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं या ये खबर हमारे पास नहीं पहुंच पाई। तो आज उनको श्रद्धांजलि दी गई। अजमेर सिंह खरब, इनको श्रद्धांजलि, जो लोग देर से जुड़े हैं, हम लोगों के इतिहास में ये शामिल हैं। अजमेर सिंह खरब जी मुंडेला खुर्द दिल्ली देहात के रहने वाले व्यक्ति, और एक बार फिर से मैं साझा कर देता हूं क्योंकि देर से जुड़े लोग हैं। अजमेर सिंह खरब हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। बेशक वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आरजेएस इस दुनिया में साथ है, तो इस दुनिया के अगर नहीं है कोई आरजेएस फैमिली, उसके साथ भी है। ये किताबों के अंदर आएंगे आरजेएस फैमिली के। ये इन्होंने जो काम किया है उसके बारे में बता दूं। आरजेएस के सकारात्मक भारत आंदोलन का बीजारोपण तो 2007 से 2009 में ही हो गया था, जिसे नाम दिया गया नई संस्कृति का आगाज। रेडियो ब्रॉडकास्टर उदय कुमार मन्ना के संयोजन में तमाम संगठनों के सहयोग से अनेकों कार्यक्रम हुए। संडे गुरुकुल नजफगढ़ नई दिल्ली 7 महीने तक चला, जिसमें लगभग 60 बच्चे आया करते थे, और बच्चों का जोरदार कार्यक्रम एलटीजी ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया। गुरुकुल और कार्यक्रमों में स्वर्गीय अजमेर सिंह खरब अपने पोते प्रशांत और निशांत के लिए आते रहे और तन मन के साथ निभाते रहे। आप एक सच्चे समाज सेवी थे। नई दिल्ली के मुंडेला खुर्द गांव निवासी स्वर्गीय अजमेर सिंह खरब बहुत ही सकारात्मक और प्रेरक व्यक्तित्व थे। अपने सरकारी प्रशासनिक सेवा में हरदम जरूरतमंदों को सहायता करते थे और सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा में सदा आगे रहे। शिक्षक जो घुमनहेड़ा के थे स्वर्गीय दयाचंद फलसवाल जी और अजमेर सिंह खरब जी मुंडेला खुर्द के रहने वाले, ये एक ऐसी जोड़ी थी दिल्ली देहात की जो यथासंभव दिल्ली देहात के लोगों की आवाज थे। मार्च 2020 में आपका निधन परिवार ही नहीं, समाज और आरजेएस फैमिली की अपूरणीय क्षति है। जो मुनि इंटरनेशनल स्कूल का नाम आपने सुना होगा, आरजेएस स्टार स्कूल है, वो स्कूल अपने यहां विदेशी भाषाओं की पढ़ाई करता है,
और जहां टाउन ट्रोडेंट बच्चे सामान्य परिवारों के रहते हैं, वो विदेशी भाषा सीखते हैं। और ये जब मुझे पता चली तो अजमेर सिंह खरब साहब से मैंने चर्चा की, तो अजमेर सिंह खरब साहब ने कहा कि ये तो हमारे इलाके में ऐसा स्कूल होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी विदेशी भाषा सीख सकें, नहीं तो उसके लिए कहाँ जाना पड़ेगा। तो उस स्कूल को यहाँ पर लाया गया। हालांकि वो स्कूल थोड़े दिनों तक ही चला, इसका अफसोस रहेगा, लेकिन अजमेर सिंह खरब साहब की जो है हम लोग श्रद्धांजलि देते हुए, और इनकी पीडीएफ जारी की गई है जो आगे आरजेएस के पीडीएफ स्मारिका में भी शामिल की जाएगी। अजमेर सिंह खरब साहब किताबों में भी शामिल होंगे। ये देखिए, जो उस समय सेवानिवृत्त थे दिल्ली के बड़े पुलिस अधिकारी यूएनबी राव साहब मुख्य अतिथि आए थे। बाल दिवस का कार्यक्रम था जिसमें उनके पोते प्रशांत निशांत आए थे और अजमेर सिंह खरब साहब मुख्य अतिथि को रिसीव किए थे। आरजेएस ने एक इतिहास बनाया है। ये देखिए, ये हमारा पुत्र मयंक राज मन्ना और ये प्रशांत है, स्वर्गीय अजमेर सिंह साहब का पोता। ये सब आते थे संडे गुरुकुल में। फिर एलटीजी ऑडिटोरियम में ये गए थे बच्चे, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, देशभक्ति के कार्यक्रम, स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम हुआ था 2014 में। आप देखिए, ये वर्कशॉप का दृश्य है। वर्कशॉप में बच्चे सीखते थे, ये वर्कशॉप का दृश्य है। अजमेर सिंह खरब यहाँ पीछे खड़े हैं और यहाँ पे देखिए अशोक कुमार ठाकुर जी आया करते थे। ये एक परिवार जो है ना, जिसने आंदोलन खड़ा किया है, उसका बीजारोपण अजमेर सिंह खरब साहब ने किया था। आज जब मैंने फोन किया, अचानक मुझे इस तरह के शोक की खबर उनके पुत्र सुरेंद्र सिंह खरब जी ने दी, तब मुझे लगा कि आज श्रद्धांजलि देनी चाहिए। हम लोग देर कर दिए। जिंदगी में सबको जाना है, हमको आपको सबको जाना है, लेकिन आरजेएस ऐसी फैमिली है जिसका कंसेप्ट है कि जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, और इसी को उस बिल्डिंग में दर्शाया जाएगा। जो प्रशस्ति पत्र मिलेगा वो प्रशस्ति पत्र में भेंट करता, और उनकी स्मृति में जो उनके पूर्वज होंगे जिनका फोटो लगा होगा, और महापुरुष, देश के महापुरुष, यही प्रशस्ति पत्र जो है उस बिल्डिंग में प्राण प्रतिष्ठा के साथ स्थापित की जाएगी, ताकि आपने किताबों के अंदर भी वो आएंगे लोग। किताब जो छप रही है 150 से 200 पेज की होगी। तो इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन करके हम लोगों ने इतिहास, सकारात्मक भारत आंदोलन का इतिहास आरजेएस के नाम पे है। ये आपके लिए गर्व होना चाहिए। चाहे फेसबुक फ्रेंड्स हो, संजय सलील जी धन्यवाद, आप देख रहे हैं। संजय सलील जी, हम लोग सकारात्मक भारत आंदोलन की चर्चा कर रहे थे। भारत में हम लोगों ने सकारात्मक भारत आंदोलन को प्रतिष्ठित कर दिया है, सकारात्मक सोच को प्रतिष्ठित कर दिया है, और इसे लेकर जब बिल्डिंग बन जाएगी वहां पर ये जो आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान है वो प्रशस्ति पत्र वहां पे तस्वीरों में रहेगी, किताबों के अंदर आएगी। ये एक इतिहास बन जाएगा, और बिल्डिंग जब बन जाएगी, सकारात्मक भारत भवन बनेगा, तो वो एक भूगोल का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि दिल्ली के नक्शे में वो शामिल हो जाएगा। तो ये सब आप लोगों के साहस और समर्थन से है, क्योंकि अब तिरंगे की रक्षा करने के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने वाले संजय सलील जी, आप अपनी वीडियो कुछ भी फेसबुक पे भेजेंगे, हमारा नंबर सब जगह डिस्प्ले होता है। आप लोग यामीन मलिक साहब, अनुरुद्ध महतो जी, काफ़ी सतीश दुबे जी, आप लोग लगातार जुड़ते हैं, देवेंद्र सिंह तोमर जी, अशोक कुमार शर्मा जी, डोगरा जी, रमन कोहली जी, दिलीप झा जी, सूरज गहलोत जी, पारसारथी थपलियाल जी, आकांक्षा जी, बिंदा जी और राहुल जी, तमाम लोग जो हैं उनसे यही कहेंगे कि आप लोग अपनी अपनी वीडियो 2.5 मिनट की या फिर 10 लाइन का कोई आलेख, या यहाँ पर अपने विचार छोड़ सकते हैं सकारात्मक भारत आंदोलन से संबंधित, तो उस पर एक चर्चा होगी, क्योंकि यूट्यूब पे ये लग जाएगी। फिर आरजेएस के 19 ग्रुपों में ये भेजी जाती है, और आगे आने वाले दिनों में प्रांजल श्रीवास्तव जैसे संपादक पॉजिटिव मीडिया हैं, चलाते हैं, आरजेएस स्टार भी हैं। तो इस तरह के फेसबुक लाइव को हम लोग आगे और दूर तक सोच रहे हैं कि कैसे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाई जाए, आपकी बातों को पहुंचाई जाए। तो अब ऑनवर्ड्स हो गया है, 9 से ऊपर हो गया है, लेकिन बाद में संजय सलील साहब जुड़े, इसलिए ये बातें रिपीट करनी जरूरी थी। सकारात्मक भारत आंदोलन आप लोगों का है, अपने अपने परिवारों का है, अपने अपनों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए है। घर में सकारात्मक वातावरण लाइए, सकारात्मक एनर्जी उत्पन्न होगी, उससे आपके अंदर जो ताकत उत्पन्न होगी उसी को कहते हैं राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, और तब होगा जय हिंद, जय भारत। तो गणतंत्र दिवस की तैयारी हो रही है, मुस्कान के साथ इजाजत दीजिए। तैयारी चल रही है, किताब की भी तैयारी चल रही है, आपके हाथों में किताब आएगी, और कल सायं 8 बजे आपसे रूबरू होने की पूरी कोशिश रहेगी।
लेकिन 1 नवंबर को सायं 8 बजे फेसबुक लाइव की जगह राष्ट्रीय वेबिनार 10:50 सुबह से 1 बजे तक होगा। आप उसमें जुड़ने की कोशिश करेंगे। फेसबुक लाइव 1 नवंबर को नहीं होगा, ये बार बार इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोग कार्यक्रम जो अच्छा लगता है तो वो 8 बजे देखना चाहते हैं, लेकिन ये अनाउंस कर दिया गया है कि 1 नवंबर को राष्ट्रीय वेबिनार होगा आरजेएस सकारात्मक भारत भवन पर। और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के जो महापुरुष हैं, कौन कौन से महापुरुष हैं, ये बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों ने कितने 40 महापुरुषों को, 30 महापुरुषों को, उस पर ही चर्चा होगी। भेंटकर्ता शामिल होंगे। जय हिंद, जय भारत।